हेलो माय डियर गुड्डू गुड़ियाओ, क्या हाल चाल भैया आप सभी लोगों के। कैसे हो आप सब? मजे में? इंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो? चलिएगा जी। तो आज हम लोग अपना स्टडी करने जा रहे हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में, है ना। और उससे पहले हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देते हैं, जैसे कि हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एज यूजुअल ऑलवेज मैसेज करते हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले। लाइव क्लास स्टार्टेड। चलिएगा जी, हमने मैसेज कर दिया है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे किसके बारे में बेटा जी, हमारा किसके बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग अब स्टडी करेंगे आज हमारा एनालिसिस के नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में, कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन आखिर क्या होता है और इसके अंदर हम लोग क्या क्या अपना स्टडी करते हैं। ठीक है जी। देखिएगा, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में बात की जाए तो जब हम लोगों ने कल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पढ़ा था तो वहां पर इसका चर्चा देखी थी, सुनी थी ना। नॉन एक्वस टाइट्रेशन वीक एसिड वीक बेस वाले में सुनी थी नहीं सुनी थी प्यारे बच्चों? चलिएगा, तो अब देखिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में बात की जाए तो देखिएगा, हम लोगों ने जो कल अपना सिलेबस पढ़ा था, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, एसिड बेस हमारा इंडिकेटर की थ्योरी क्या क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है एसिड बेस टाइट्रेशन को, और हमारी क्या थ्योरी वहां पर इन्वॉल्व रहती है स्ट्रॉन्ग वीक और वेरी वीक एसिड और बेस के लिए, और न्यूट्रलाइजेशन कर्व अपना क्या होता है। ये सब कुछ हम लोगों ने कल के लेक्चर में अपना स्टडी किया था, अगर जो आप लोगों को याद होगा। अब आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में, कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है, हम लोग सोलवेंट कौन से यूज करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। देखो एसिड बेस में तो कौन सा सोलवेंट यूज कर रहे थे, अपने को क्या था, पानी निकालना था ना। पर लेकिन नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को हम लोग यूज ही नहीं करते, क्योंकि हमारा ये नॉन एक्वस है भाई, है ना। पानी यहां पर हम लोग लेंगे ही नहीं, अपने को क्या है, पानी नहीं निकालना है यहां पर। ठीक है जी। यहां पर हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे, एसिडिमेट्री और एल्केमेट्री टाइट्रेशन। और सोलवेंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, है ना, पोलर प्रोटिक, ए प्रोटिक, एम्फो प्रोटिक, हमारा ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। और हमारा एस्टिमेशन देखेंगे सोडियम बेंजोएट का और हमारा इफेड्रीन हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो ये सब कुछ हम लोगों को नॉन एक्वस टाइट्रेशन में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन अपना होता क्या है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट नॉन एक्वस टाइट्रेशन, कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन अपना क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करें। अब नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में बात की जाए तो देखिएगा, हमारा इन द अबाउट डिस्कस्ड चैप्टर इट इज वेल नोन दैट वाटर इज द मेजर कंपोनेंट दैट इन्वॉल्व इन द वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। कि अभी जस्ट हमने जो ऊपर जो चैप्टर यानी कि पिछले लेक्चर में जो चैप्टर यानी कि जो हमने अभी जस्ट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हमने पढ़ा था कल की ही क्लास में, तो अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या है, तो जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होता है वहां पर जो हमारा वाटर रहता है यानी कि पानी रहता है, वो हमारा एक मेजर कंपोनेंट यानी कि क्या है, एक तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका, है ना, क्या यानी कि एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट के तौर पर कार्य करता है। व्हेन एन एसिड और बेस इज टू बी यूज दे हैव टू बी डिसोल्व इन वाटर टू अचीव द डिजायर्ड कंसंट्रेशन। कि जब हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारे एसिड या बेस को यूज करते हैं, है ना, हमारा अम्ल और क्षार को जब हम लोग उपयोग करते हैं, यानी कि एसिड या बेस का जब हम लोग यूज करते हैं, तो बेसिकली वहां पर क्या होता है बेटा जी, वहां पर हमारा क्या होता है कि उस एसिड और बेस का जो डिजायर कंसंट्रेशन है, यानी कि जिस कंसंट्रेशन का हमें वो एसिड और बेस चाहिए, तो जो डिजायर कंसंट्रेशन है उसको प्राप्त करने के लिए हमें उस एसिड या बेस में वाटर को मिलाना पड़ता है। ठीक है जी, बिल्कुल इतनी बात है, सही बात है जी। मोर ओवर वाटर इज यूज कॉमनली एज अ सोलवेंट बिकॉज इट इज इट्स प्रॉपर्टीज सच एज कॉमन अवेलेबिलिटी, लो कॉस्ट, सोलुबलाइजिंग कैपेसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्या बात बोलेगे बेटा जी, कि जो हमारा ये वाटर है जो एज एन कॉमन सोलवेंट के तौर पर उपयोग हो रहा है, ऐसा क्यों है कि वाटर को ही कॉमन सोलवेंट के तौर पर उपयोग किया जा रहा है? सबसे पहली चीज बेटा जी, आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, आसानी से पानी उपलब्ध है। दूसरा, लो कॉस्ट पर रहता है। तीसरा, कोशिश करता है सबको खुद में घोल लूं, है ना, कोशिश यही करता है कि सबको खुद के अंदर घोल लूं।
ठीक है जी। तो यही चीज यहां पर है, सोल्यूबलाइजिंग कैपेबिलिटी रहती है, साथ ही साथ लो कॉस्ट पर अवेलेबल रहता है और आसानी से मिल भी जाता है। ठीक है, अभी आप घर के बाहर जाइएगा, आपको जिस जिस दिशा में देखोगे शायद उस दिशा में पानी दिख जाए, होगा या नहीं होगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल ऐसा देखने को मिलेगा। बात करते हैं द फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स और ड्रग विच आर यूज इन वेरियस फॉर्मुलेशन आर वेरी वीक एसिडिक और वेरी वीक बेसिक सब्सटेंस। अब अगर जो हम लोग बात करें कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती है, यानी कि जो हमारी दवाइयां जो हमारी आती है, वहां पर जो हमारी जो फॉर्मुलेशन में जो एसिड या बेस का उपयोग होता है वो क्या होता है बेटा जी? वेरी वीक बेसिड या फिर वेरी वीक बेस का उपयोग होता है। These compound have major limitation that they are poorly soluble in water and having low reactivity। क्या बात बोलिए बेटा जी? अब जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है जिसमें हमारा एसिड और बेस वेरी वीक एसिड या वेरी वीक बेस को उपयोग किया जा रहा है, तो ये वेरी वीक एसिड या वेरी वीक बेस क्या होता है बेटा जी? हमारे वाटर के साथ में बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। इनके पास में क्या है? मेजर लिमिटेशंस होती है पानी के साथ में घुलने की। ठीक है जी, पुअरली सोल्यूबल रहते हैं वाटर के अंदर, लो रिएक्टिविटी दिखाते हैं वाटर के अंदर। तो हमारा यहां पर ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है और यहीं से ही धीरे धीरे हमारा एक कॉन्सेप्ट उठ के आता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन का। ठीक है जी, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट उठ करके आता है द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एच एंड बेस बीज एक्वस सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज, कि जब हमारा एसिड यानी कि एच को जब हम लोग ले, जस्ट अ सेकंड बेटा जी, हेलो हेलो हेलो, यस एक्चुअली आई एम इन क्लास, आई कॉल यू बैक लेटर आफ्टर सम टाइम। ओके, बताइए। छोटे भाई का जब भी कॉल आता है बताओ पैसे मांगने लगता है, कैसे काम चलेगा है? ऐसे कैसे काम चलेगा? चलेगा। अब यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं? एसिड यानी कि एच ले रहे हैं और बेस यानी कि बी को अपना एज एन बेस के तौर पर ले रहे हैं। जब हम लोग एच यानी कि एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ में करा रहे हैं तो यहां से हमारा क्या बन रहा है बेटा जी? हमारा H3O पॉजिटिव हमारा बन रहा है और उसका ही एक हमारा कॉन्जुगेटेड हमारा क्या बेटा जी? हमारा कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ एसिड एच यहां से बन रहा है। वहीं पर जब हम लोग वाटर की रिएक्शन बेस के साथ में करा रहे हैं तो यहां से हमारा क्या बेटा जी? हमारा हमारा क्या बेटा जी? हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सॉरी माफ कीजिएगा, H2P हमारा देखने को मिल रहा है, प्रोटॉन हमारा, साथ ही साथ Hb पॉजिटिव हमें यहां से देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा क्या है? सच इतना ज्यादा इंपोर्टेंट भी नहीं है, पर जो मेजोरिटी ऑफ द पार्ट है वो क्या है कि वेरी वीक बेस बी मे बी वीक प्रोटोन एक्सेप्टर देन H2O एक्वस मीडियम हमारा, कि जो हमारा क्या है? वेरी वीक बेस हम लोगों ने बी जो अपना लिया है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो सकता है? वीक हमारा क्या हो सकता है? प्रोटोन एक्सेप्टर हो सकता है। वीक क्या हो सकता है बेटा जी? प्रोटोन एक्सेप्टर हो सकता है। ठीक है जी। हाउएवर द नॉन एक्वस सोलवेंट लाइक ग्लाइसल एसिटिक एसिड इट कैन एक्सेप्ट प्रोटोन रीडली व्हेन एसिडिक पर क्लोरिक एसिड इज यूज एज अ टाइट्रेंट। पर लेकिन यहीं पर ही क्या बात बोली गई है कि भाई देखो एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं हमारा वेरी वीक बेस को, तो वहां पर जो प्रोटोन एक्सेप्टर की प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा वीक हो सकती है, यानी कि लेस हो सकती है। पर लेकिन जब हम लोग इसको नॉन एक्वस सोलवेंट के अंदर डाल रहे हैं वेरी वीक बेस को, जैसे कि हमारा ग्लाइसल एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया गया है, ये क्या करता है? प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है और यहां से हमारा क्या बेटा जी? एसिटस हमारा पर क्लोरिक एसिड का हमारा फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग एज एन टाइट्रेशन के तौर पर, माफ कीजिएगा, टाइट्रेंट के तौर पर उपयोग करते हैं। यहां पर हमारी कुछ फर्दर रिएक्शंस दी हुई है जो कि एज सच हम लोगों के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग यहां पर बात करेंगे कि हमारा जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है उसमें हम लोग हमारे सोलवेंट का सिलेक्शन किस प्रकार से करते हैं। देखिए, सोलवेंट के सिलेक्शन की बात की जाए तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हमारे ऐसे सोलवेंट का उपयोग होता है जो हमारे क्या बेटा जी? नॉन पोलर इन नेचर हो। कैसे हो? नॉन पोलर इन नेचर हो। नॉन पोलर इन नेचर यानी कि मतलब क्या बेटा जी? यानी कि जो हमारे क्या हो? वोटर इनसोल्यूबल हो। वोटर इनसोल्यूबल हो। ठीक है जी, वो हमारे क्या बेटा जी? वोटर इनसोल्यूबल हो। ठीक है जी। अब वोटर इनसोल्यूबल अगर जो होंगे, क्या होंगे प्यारे बच्चों? वोटर अगर जो इनसोल्यूबल होंगे तभी तो नॉन एक्वस सोलवेंट होंगे। तो देखिएगा, द सोलवेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन प्ले एन इंपोर्टेंट रोल, कि भाई एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं सोलवेंट जो हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर बेटा जी उपयोग किए जाते हैं।
जनरली जो सोलवेंट शुड नॉट नॉन टॉक्सिक फॉर इट्स वाइड यूज इन द एनालिसिस, इट शुड बी लिक्विड एट द टाइम ऑफ एनालिसिस। क्या बात बोली गई कि अब जो हमारा सोलवेंट यूज करेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, वो हमारा क्या होना चाहिए बेटा जी, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा जी, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात हमारा क्या होना चाहिए, जब हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि जब हम अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, है ना, तो प्यारे बच्चों वहां पर हमारा कैसा होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई जी, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। कैसी फॉर्म में होना चाहिए भाई जी, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए जी। दीज ऑर्गेनिक सोलवेंट आर यूज, हमारा डिपेंड ऑन देयर प्रॉपर्टीज सच एज कैपेबिलिटी। अब जो हमारा ये ऑर्गेनिक सोलवेंट हम लोग यहां पर उपयोग कर रहे हैं, ये हमारे बेटा जी तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करेंगे। पहला चीज हमारी क्या रहेगी बेटा जी, हमारा कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ डिसोसिएशन, माफ कीजिएगा, हाँ, कैपेबिलिटी हमारी कैसी है ना, हमारा क्या बेटा जी, हमारा कैपेबिलिटी कैसी है, किसकी बेटा जी, सेल्फ डिसोसिएशन की, है ना, सेल्फ डिसोसिएशन की। ठीक है जी। दूसरा हमारा डिपेंड करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैसा है, क्या है बेटा जी, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैसा है। और तीसरा हमारा डिपेंड रहेगा एसिड बेस कैरेक्टर क्या है, एसिड बेस कैरेक्टर क्या है, एसिड बेस कैरेक्टर क्या है हमारे सोलवेंट का। इन तीन प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन के लिए सोलवेंट का सिलेक्शन होगा। तो अगर जो सोलवेंट हमारा कैसा उपयोग होगा और किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर उसका सिलेक्शन होगा, अगर जो ये बात आप सभी लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी। आगे मूव करते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले हेडिंग थी कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ डिसोसिएशन, कि सेल्फ डिसोसिएशन की कैपेबिलिटी के बारे में बात की जाए नॉन एक्वस सोलवेंट के अंदर, तो सेल्फ डिसोसिएशन, कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ डिसोसिएशन के बारे में बात की जाए तो सोलवेंट कैन बी क्लासिफाई एज डिसोसिएटिंग एंड नॉन डिसोसिएटिंग सोलवेंट। कि जो हमारे सोलवेंट्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं बेटा जी, सोलवेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक रहेगा हमारा डिसोसिएटिंग सोलवेंट और एक हमारा क्या रहेगा बेटा जी, हमारा नॉन डिसोसिएटिंग सोलवेंट। कैसा रहेगा, नॉन डिसोसिएटिंग हमारा सोलवेंट। ठीक है जी, एक हमारा रहेगा डिसोसिएटिंग सोलवेंट और एक हमारा रहेगा नॉन डिसोसिएटिंग सोलवेंट। डिसोसिएटिंग सोलवेंट सच एज इथेनॉल डिसोसिएट टू गिव इथोक्साइड आयन, हमारा कि जैसे हमारा इथेनॉल है, जब इसका डिसोसिएशन होगा तो हमारा क्या बनाएगा बेटा जी, हमारा इथोक्साइड आयन बनाएगा। जैसे कि हमारा एसिटिक एसिड है, वो डिसोसिएट होने के बाद में क्या बनाएगा, एसिटेट आयन बनाएगा। एसिटिक एसिड है, डिसोसिएट होने के बाद में एसिटेट आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारा क्या, जैसे कि हमारा C2H5OH यानी कि जो हमारा इथेनॉल है, ये बेटा जी हमारा क्या है, एक डिसोसिएटिंग सोलवेंट है ना जी। हमारा जैसे कि एसिटिक एसिड है, ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा एक डिसोसिएटिंग सोलवेंट है, क्योंकि इनका डिसोसिएशन हो रहा है। तो हमारा अल्कोहल डिसोसिएट होने के बाद में इथोक्साइड आयन बना रहा है, एसिटिक एसिड डिसोसिएट होने के बाद में एसिटेट आयन बना रहा है। परंतु हमारे कुछ ऐसे भी सोलवेंट रहते हैं जो अनडिसोसिएटेड रहते हैं। H positive रिप्रेजेंट सोलवेटेड प्रोटोन एंड इट्स रेंज वेरी विद द सोलवेंट। हमारा कि यहां पर देखिएगा हमारा जो H पॉजिटिव ये बाहर निकल रहा है, ये हमें क्या दर्शा रहा है कि हमारा जो सोलवेटेड प्रोटोन है उसकी रेंज दर्शा रहा जो वेरी करती है सोलवेंट के ऊपर। सम सोलवेंट डिसोसिएट विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सोलवेटेड प्रोटोन, कि कुछ हमारे ऐसे भी सोलवेंट्स होते हैं जो बिना सोलवेटेड प्रोटोन के भी डिसोसिएट हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक सोलवेंट H पॉजिटिव आयन ही देगा, यानी कि हमारा सोलवेटेड प्रोटोन ही देगा। कुछ हमारे सोलवेंट ऐसे भी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले गए एसिटिक एनहाइड्राइड का। जो हमारे एसिटिक एनहाइड्राइड रहते हैं, हमारे कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे क्या करते हैं बेटा जी, हमारा जो डिसोसिएशन करते हैं, जो क्या करते हैं बेटा जी, डिसोसिएशन करते हैं। पर लेकिन यहां पर हमारा क्या है बेटा जी, हमारा प्रोटोन नहीं निकलता, यानी कि H पॉजिटिव आयन यहां से बाहर निकलते हुए हमें नहीं दिखते हैं। जैसे कि हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड लिया गया है, तो यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो एसिटेट आयन हमारा बन रहा है और हमारा इथोक्साइड आयन हमारा यहां से बन रहा है। तो इल्ड एसिटेट एंड क्या है, एसिटाइलियम आयन हमारे यहां से फॉर्म में हो रहा है। आगे बात करते हैं नॉन डिसोसिएटिंग सोलवेंट इंक्लूड ईथर्स, हाइड्रोकार्बन। दीज सोलवेंट में डिसोसिएट बट डिसोसिएशन इज नॉट यूजुअली हमारा डिटेक्टेबल।
It is also possible to define ion product of dissociating solvent. The solvent is represented by AB. क्या बात बोलेगी बेटा जी हमारा कि नॉन डिसोसिएट, अब देखो ये तो हमारा होगा डिसोसिएटिंग सोलवेंट, जो नॉन डिसोसिएटिंग सोलवेंट होते हैं उनके बारे में बात की जाए तो हमारे ये ऐसा नहीं कि इनका डिसोसिएशन नहीं होता है, डिसोसिएशन इनका भी होता है पर इतना होता है कि वो नेग्लिजिबल यानी कि ना के बराबर होता है। ठीक है जी, जैसे कि यहां पर एग्जांपल लिया गया है ए बी का, ए बी हमारा क्या हो रहा है H पॉजिटिव और ए नेगेटिव में टूट रहा है। तो यहां से अगर जो हम लोग बात करते हैं जो हमारा आयन प्रोडक्ट है KS हमारा, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, KS बराबर रहेगा ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, इस तरीके से हम लोग हमारा क्या है रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है जी, अब जैसे कि यहां पर देखिएगा पीकेएस वैल्यू के बारे में बात करें तो जैसे कि हमारा वाटर है, वाटर की पीकेएस वैल्यू क्या रहेगी 14, इथेनॉल है पीकेएस वैल्यू हमारी क्या रहेगी बेटा जी 19.1, एसिटिक एसिड 14.45, मीथेनॉल 16.7 और हमारा एसीटोनाइट्रिल हमारा 26.5 हमारा रहता है जी। चलेगा, तो ये हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा डिसोसिएशन के बारे में बात हो गई, कैपेबिलिटी ऑफ डिसोसिएटिंग, हमारा डिसोसिएशन के बारे में पहली हमारी प्रॉपर्टी। दूसरा हमारा आ जाता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या आ जाता है बेटा जी, दूसरा हमारा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बारे में बात करेंगे। अब देखिए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बारे में बात की जाए तो दिस इज वन ऑफ मोर इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन एक्वस सोलवेंट, कि जैसे हमारा कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ डिसोसिएशन हमारा, अब एक तो प्रॉपर्टी ये थी, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है बेटा जी, हमारा नॉन एक्वस सोलवेंट की एक और इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि क्या हमारा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये भी एक हमारी एक इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है नॉन एक्वस सोलवेंट्स को सिलेक्ट करने में। कोलम्स लॉ से दैट फोर्स बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस पार्टिकल, टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, कि हमारे जो अगर जो दो हमारे क्या है अपोजिट चार्ज के जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट किया जाएगा किसके द्वारा बेटा जी, हमारा डिस्टेंस, एक डिस्टेंस को द्वारा, जिसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, आर से मेजर करते हैं। तो यहां से हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वो हमारा क्या रहेगा F बराबर माइनस ई स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर। ई हमारा क्या बेटा जी, हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है हमारा, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा। डी हमारा क्या बेटा जी, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है मीडियम का, और हमारा जो आर है ये हमारा क्या बेटा जी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है। तो द वर्क रिक्वायर्ड फॉर द हमारा सेपरेशन ऑफ टू आयंस, हमारा दो आयंस को सेपरेट करने के लिए जो हमारा वर्क रिक्वायर्ड रहेगा वो क्या रहेगा बेटा जी, W बराबर ई स्क्वायर अपॉन डी आर। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये फर्दर हमारी यहाँ पर थ्योरी दी गई है कि इफ वी एज्यूम दैट अ सॉल्वेंट इज homogeneous medium and the ion presented as a point charge, the expensives can be applied for this system also। तो ये हमारा क्या बेटा जी, कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ डिसोसिएशन है, माफ कीजिएगा हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जैसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात की जाए, साइक्लोहेक्सेन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0.02 रहेगा, है ना, डाइऑक्सेन का हमारा 0.021 रहेगा, बेंजीन का 2.27 रहेगा, क्लोरोफॉर्म का 4.81, एसिटिक एसिड का 6.15, पायराडीन का 12.5, है ना, एसीटोन का 20.7, इथेनॉल का 24.3, डाइमिथाइल फॉर्माइड का 27, मीथेनॉल का 32.6, एसीटोनाइट्रिल का 37.5, वाटर का 78.5 और सल्फ्यूरिक एसिड का 100 हमारा रहेगा। तो हमारी अलग अलग हमारे सोलवेंट और उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात हुई है। आगे बात करते हैं बेटा हमारे एसिड बेस कैरेक्टर के बारे में। जो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे आती है ये हमारी क्या होती है बेटा जी, एसिड बेस कैरेक्टर क्या होता है हमारा नॉन एक्वस सोलवेंट की तीसरी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, जो कि हमारी क्या होती है बेटा जी, नॉन एक्वस सोलवेंट। जस्ट अ सेकंड प्यारे बच्चों, बेटा एक बात मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, आप लोग क्या क्लास में सोने आते हैं? ओ भाई देखो, एक तो क्या होता है ना कि हम लोगों ने अभी क्या किया भाई, हम लोगों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी में क्रांति लाने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, फ्री कोर्स लॉन्च कर दिया, फ्री कोर्स। ठीक है, अब मतलब कि वही चीज है ना कि बच्चों को भाई बिल्कुल भी 1% का भी वो होता, क्या होता है, थोड़ा सा होता है ना कि सेंस वो नहीं है। मतलब कि फ्री हम लोगों ने कर दिया सब कुछ भाई, आपको लेक्चर तो देखना पड़ेगा ना भाई, यूट्यूब पर डाल रहे हैं, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो हम लोग क्या है यूट्यूब पर लेक्चर डाल देते हैं, तो उस ग्रुप में लिंक भेज देते हैं,
और जो लेक्चर डाल रहे हैं उसका पीडीएफ भी उस ग्रुप में भेज देते हैं। तो बच्चे पर्सनल मैसेज करते हैं कि मुझे लिंक पर्सनल भेजो। बताओ मतलब कि ऐसे कैसे काम चलेगा? मतलब कि बच्चे बोल रहे हैं कि जो लिंक है वो हमें पर्सनल भेजिए, जो पीडीएफ है वो हमें पर्सनल भेजिए। बताइए अभी। तो मतलब कि यार, मतलब कि मैं सोचता हूँ कि यार फ्री की चीज का क्या है, वो होता है क्या होता है, कभी रेस्पेक्ट नहीं होती। ये हकीकत की बात है, ये मैं देख भी लिया और ये मैंने आजमा करके देख भी लिया। ये हकीकत बात है कि फ्री वाली चीज की कभी भी रेस्पेक्ट होती नहीं है ना। मतलब कि कितना भी कर लो, आपका एफर्ट जीरो ही कर देना है सबको मिल करके, समझ रहे? चलेगा भाई। आप लोग बोलो तो सही यार, कुछ क्लास में आकर के सो जाते हो क्या? सोने के लिए आते हो प्रभु क्लास में? जाग रहे तो चैट सेशन में बोलते काहे नहीं हो? चले, अब एसिड बेस कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। एसिड बेस कैरेक्टर के बारे में बात करें तो देखो नाम से ही पता लग रहा है कि हमारा एसिडिक सोलवेंट रहेगा, बेसिक सोलवेंट रहेगा, उसके संदर्भ में हमारा रहने वाला। तो द नॉन एक्वस सोलवेंट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रोटोन डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज। हमारा कि जो हमारा एसिड बेस, जो हमारे मान लीजिए जो हमारा एसिड बेस कैरेक्टर है, यानी कि जो हमारे नॉन एक्वस जो सोलवेंट्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो प्रोटोन को डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है। द सोलवेंट एक्सपर्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑन द एसिड बेस हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूट। हमारा क्या कि जो सोलवेंट हमारा है ना, वो हमारा क्या होता है बेटा जी, एग्जिट हमारा होता है किसमें बेटा जी, हमारा जो कि हमारा क्या करता है, इन्फ्लुएंस ऑन द एसिड बेस कैरेक्टर जो सोलवेंट अपना होता है। मतलब जो सोलवेंट है वो किसके ऊपर बेटा जी, हमारा जो सोल्यूट है उसके एसिड बेस प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। दे आर फोर टाइप, हमारे चार तरीके के रहेंगे हमारा, है ना। हमारा प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एप्रोटिक और हमारा एम्फोप्रोटिक सोलवेंट। अब ये चारों के चारों मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं अभी जस्ट इसके बाद ही। द डिसोसिएटिंग सोलवेंट ए बी डिसोसिएट टू गिव द कैटायन ए पॉजिटिव यानी कि हमारा लायोनियम आयन हमारा, एंड एनायन हमारा बी नेगेटिव यानी कि लाइट आयन। अब जैसे कि हम लोगों ने यहां पर एक कैरेक्टर लिया हमारा ए बी, हम लोगों ने सोलवेंट लिया जो कि हमारा टूटा ए पॉजिटिव में और बी नेगेटिव में। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव में, ए पॉजिटिव को हमने क्या बोलते बेटे, हमारा लायोनियम आयन बोल दिया, और बी नेगेटिव को हमने क्या बोलते बेटे जी, लाइट आयन। यानी कि जो हमारा कैटायन बना उसको हम लोगों ने लायोनियम आयन बोल दिया, जो एनायन बना उसको हम लोगों ने लाइट आयन बोल दिया। ठीक है जी। द लायोनियम आयन इज कंसिडर्ड टू बी द स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सोलवेंट, व्हाइल लाइट आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक प्रॉपर्टी। कि यहां पर हमारा जो लायोनियम आयन है ये किसके लिए बना बेटा जी, हमारा एसिडिक प्रॉपर्टीज को दर्शाने के लिए। वहीं पर जो हमारा लाइट आयन है किसके लिए बना बेटा जी, हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज को दर्शाने के लिए। द जनरलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट कैन बी मेड एज एसिड is an substance which increase the concentration of the lyonium ion and dissolve in a dissociating solvent, while the substance that increase the light ion concentration is called base। हमारा तो हमारा कौन से सोलवेंट को एसिड और कौन से सोलवेंट को बेस बोला जाएगा, ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारा जो भी सब्सटेंस लायोनियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा वो हमारा क्या होगा, एसिडिक सोलवेंट होगा, और जो भी सब्सटेंस हमारा लाइट आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, है ना, किसके बेटा जी, लाइट आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, वो हमारा बेसिक सब्सटेंस होगा, यानी कि वो हमारा बेसिक सोलवेंट होगा। तो एसिड और बेस कैरेक्टर क्या होता है समझ में आ गया। चलिएगा, अभी मैंने आपको बताया था प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एप्रोटिक और एम्फोप्रोटिक, इन चारों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आ जाता है हमारा बेटा जी क्या, प्रोटोजेनिक सोलवेंट। क्या आ जाता है सबसे पहले, प्रोटोजेनिक सोलवेंट। प्रोटोजेनिक सोलवेंट हमारे क्या होते हैं, अभी देखिए हमने 3 से 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है। ठीक है जी। देखिए प्रोटोजेनिक सोलवेंट के बारे में बात करें तो प्रोटोजेनिक हमारे सोलवेंट क्या होते हैं, दीज आर एसिडिक इन प्रॉपर्टीज एंड एग्जिट लेवलिंग इफेक्ट ऑन बेस। हमारा क्या है कि जो प्रोटोजेनिक रहेंगे हमारे क्या रहेंगे, एसिडिक रहेंगे, और ये क्या करेंगे बेटा जी, हमारा बेसिकली लेवलिंग इफेक्ट शो करेंगे किसके ऊपर बेटा जी, हमारा बेस के ऊपर। भाई जो एसिडिक है वो बेस के ऊपर करेगा, जो बेसिक है वो एसिड के ऊपर करेगा। तो हमारा क्या बेटा जी, एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और हमारे क्या करेंगे, बेस के ऊपर हमारा इफेक्ट करेंगे। ठीक है जी। दीज सोलवेंट हैव रिलेटिवली हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो हमारा प्रोटोजेनिक सोलवेंट रहेंगे जो इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा ये हाई रहेगा। तो ये हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारे ये आयोनाइज्ड होते हैं
और हमारा द आयन प्रोडक्ट ऑफ द लेबल्ड आयन इज यूजुअली ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। हमारा तो हमारा जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट रहेगा, तो जो हमारे यहां से आयन जनरेशन होगा वो एज कंपेयर टू हमारा वाटर से ज्यादा होगा, ग्रेट होगा। जैसे कि एग्जांपल हमारा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो प्रोटोजेनिक हमारे सोलवेंट क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। साथ ही साथ हमारे ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनका हाई रहता है, आयोनाइजेशन भी इनका देखने को मिलता है, और इनका आयोनाइजेशन क्या होता है, एज सच देखा जाए तो जो आयन फॉर्मेशन रहता है वो वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। यहां पर हमारा एग्जांपल हमारा क्या लिया गया बेटा जी, हमारा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और हमारा प्रोपेनोइक एसिड। सेकंड हमारा जाता है प्रोटोफिलिक सोलवेंट। क्या जाता है बेटा जी, हमारा प्रोटोफिलिक सोलवेंट। प्रोटोफिलिक बिल्कुल इसका उल्टा है, यानी कि प्रोटोफिलिक हमारा क्या रहेंगे, बेसिक इन नेचर रहेंगे, जो हमारा क्या करेंगे बेटा जी, हमारा बेसिकली रिएक्ट करेंगे हमारा किसके साथ में, एसिड्स के साथ में, है ना, नेचर एंड रिएक्ट विद एसिड हमारा। यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो इनका भी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हाई होता है, ये भी हमारे आयोनाइज्ड होते हैं, और जो आयन प्रोडक्ट यहां पर रहेगा बेटा जी, जो आयन प्रोडक्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हमारा आयन प्रोडक्ट, आयन प्रोड्यूस इज देन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी कि हमारा क्या, जैसे वाटर का आयनिक प्रोडक्ट बनता है वैसे लगभग यहां पर भी हमारा बनेगा। जैसे एग्जांपल पायरिडीन वाटर, पायरिडीन, डाइमिथाइल फॉर्माइड्स हमारे, है ना, प्रोटोन लेस हमारा इथाइलिन डायमाइन हमारा, सेक्टर एक्सेट्रा, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ अवर प्रोटोफिलिक सोलवेंट। तो प्रोटोजेनिक एसिडिक इन नेचर, प्रोटोफिलिक बेसिक इन नेचर। चलेगा आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा तीसरा आ जाता है हमारा एम्फोप्रोटिक। तीसरा हमारा क्या आ जाता है बेटा जी, प्रोटोफिलिक, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक हो गया। तीसरा हमारा आ जाता है एम्फोप्रोटिक और एप्रोटिक। ठीक है जी, हमारा क्या आ जाता है बेटा जी, एप्रोटिक आ जाएगा। अब देखो एक एसिडिक हो गया, एक बेसिक हो गया। जो एप्रोटिक हमारा रहेगा, क्या रहेगा बेटा जी, हमारा न्यूट्रल रहेगा। दीज सोलवेंट आर जर्नली केमिकली न्यूट्रल। अब न्यूट्रल है यानी कि क्या, ना तो ये एसिड होंगे ना ही बेसिक होंगे, दे आर जर्नली हाइड्रोकार्बन और हमारा क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। दीज सोलवेंट प्रेजेंट लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कि हमारा क्या रहेंगे बेटा जी, जो हमारे ये एम्फोप्रोटिक सोलवेंट है हमारे क्या रहेंगे बेटा जी, जर्नली हाइड्रोकार्बन रहेंगे या फिर क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन रहेंगे, और ये सोलवेंट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है वो जर्नली हमारा क्या बहुत ज्यादा कम रहता है। दे आर जर्नली नॉट आयोनाइज्ड। जो हमारे एम्फोप्रोटिक होते हैं ये आयोनाइज्ड भी नहीं होते हैं, है ना, ये आयंस नहीं देते। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्लोरोफोम, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, एसीटोन, एसीटोनाइट्रिल, है ना, डाइऑक्सिन, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अवर एप्रोटिक सोलवेंट। चौथा आता है एम्फोप्रोटिक। एम्फोप्रोटिक जो कि हमारे एसिडिक और बेसिक दोनों रहेंगे, यानी कि एसिड के तौर पर काम करना है तो एसिड के तौर पर काम करने लगेंगे, और बेस के तौर पर काम करना है तो बेस के तौर पर काम करेंगे। यानी कि हमारे वो रिश्तेदार हैं जो हमारी शादी में लड़के वालों की तरफ से भी है और लड़की वालों की तरफ से भी है, दोनों तरफ से है। तो देखिएगा, दे पोजेस बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी, दोनों तरीके की प्रॉपर्टी दिखाएंगे। दिस सॉल्वेंट पोजेस हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा वो हाई रहेगा, और ये हमारे क्या होते हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। तो द आयन प्रोडक्ट ऑफ लेबल आयन इज लेस देन द वाटर। हमारा यहां पर जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, वाटर से लेस देन रहेगा। एग्जांपल हमारे यहां पर देखिएगा, मिथाइल एल्कोहल, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अवर एम्फोप्रोटिक सोलवेंट। ठीक है जी, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एप्रोटिक और एम्फोप्रोटिक। अगर जो चारों के चारों आपको क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। फटाक से जी हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा तो फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है जी, अब फिर हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में, जहां पर हम लोग दो टाइप के बारे में बात करेंगे, हमारा हमारा एसिडोमेट्री और एल्केमेट्री टाइट्रेशन के बारे में। बताइएगा, इतनी बात क्लियर हुई भाई, यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से भाई, जल्दी से बता दीजिएगा इतनी बात अगर जो आप सभी लोगों को क्लियर हो गई हो तो। ठीक है जी, चलिएगा अब बात करते हैं बेटा जी हमारा एसिडोमेट्री और एल्केमेट्री। तो दो नॉन एक्वस टाइट्रेशन कैन बी कैटेगराइज्ड मेनली इनटू टू क्लासेस। हमारा दो क्लासेस में मेनली कैटेगराइज होता है, एक होता है एसिडोमेट्री और एक होता है एल्केमेट्री। तो सम सब्सटेंस बिहेव एज बेस अंडर द कंडीशन ऑफ टाइट्रेशन, thus डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक सब्सटेंसेस इज कैटेगराइज्ड एज एसिडोमेट्री। क्या बेटा जी, कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कैसे बिहेव करते हैं, बेस के तौर पर बिहेव करते हैं। कैसे, हमारा कुछ कंडीशंस हमारी रहती हैं, है ना, टाइट्रेशन की कुछ ऐसी कंडीशन जहां पर हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो हमारा जो डिटर्मिनेशन होता है इन बेसिक सब्सटेंसेस का, है ना,
उसको हम लोग क्या बेटा जी हमारा किसके द्वारा कैटेगराइज करते हैं, एसिडिमेट्री के द्वारा। यानी कि क्या, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है जी, हमारे टाइट्रेशन की कंडीशन में आने के बाद वो बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ऐसे बेसिक सब्सटेंसेस को डिटरमाइन करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए हमारा एसिडिमेट्री का उपयोग होता है। भाई वो बेस है भी या नहीं है ना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर आई थी धुरंधर। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल की जो कौन था, रणवीर सिंह था, है ना, वो पकड़ा नहीं गया वहां पर, बट क्या है कि वो स्पाई है नहीं है इसका पता लगाया जाता है ना। ऐसे जो हमारा क्या, वो बिहेव तो कर रहा था आतंकवादी की तरह पर है, था नहीं आतंकवादी, ठीक है। हमारे मेजर साहब जी के ऊपर बोला जा रहा था कि वो पिक्चर बनी है, ठीक है, पर लेकिन नहीं बनी उनके ऊपर, वो डिक्लेयर हुआ, पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मूवी अच्छी है ना। बहुत काफी सारे कंट्रीज में तो उस मूवी को बैन भी किया गया है, पर लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा क्या है कि हमारा जो ऐसे सब्सटेंसेस जो बेस की तरह बिहेव तो कर रहे हैं, पर वो बेस है या नहीं है ना, तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग एसिडिमेट्री का उपयोग करते हैं। वहीं पर एल्केमेट्री का किसके लिए उपयोग करते हैं, कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस जो बिहेव कर रहे हैं एसिड की तरह, है ना, हमारे टाइट्रेशन की कंडीशन में, पर लेकिन उनकी एसिडिक सब्सटेंस को, thus determine of acidity acidic substance is categorized by alkemetry। कि अब जो हमारा वो एसिडिक सब्सटेंस है उनको डिटरमाइन करने के, उनको कैटेगराइज करने के लिए हमारा किसका उपयोग होता है बेटे, हमारा एल्केमेट्री टाइट्रेशन का उपयोग किया जाता है। तो एसिडिमेट्री और एल्केमेट्री अगर जो आप लोगों को समझ में आया हो तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे, है ना, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। और आगे हमारा जो दो चीज इस यूनिट के अंदर हमारी बस्ती है, उन दोनों चीजों को हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उन दोनों चीजों को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। यानी कि अगली क्लास में हमारी एनालिसिस की सेकंड यूनिट भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हमारी जो एनालिसिस की सेकंड यूनिट है वो भी समाप्त हो जाएगी। आ रही है बात समझ में बेटा जी। आप फटाक से बताओ कि आज का लेक्चर कैसा लगा, फिर उसके बाद में आज के सेशन को मिलेंगे यहीं पर ऑफ करेंगे। और आप लोगों के लिए आपका नया टाइम टेबल बन चुका है, तो आप उस टाइम टेबल को आपके कोर्स के अंदर अभी अपलोड हो जाएगा। जो आपके लेक्चर्स है ये भी सिस्टमेटिक होकर के अपलोड हो जाएंगे। ढेरों सारी पीडीएफ आज मास्टर कोर्स के अंदर अपलोड होने वाली है, तो मास्टर कोर्स वाले बच्चे उन पीडीएफ को देख लीजिएगा, ठीक है जी। चलिएगा, तब आप लोगों से कल सुबह 7:15 पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और जाते जाते मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहिए, अपनी स्टडी को करते रहिए, है ना। कोई आपका बैचमेट पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कौन मतरगस्ती कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि कि आज का सुख शायद कल का दुख बन जाए, है ना जी। तो हम ऐसे सुख को क्यों ही चाहें, है ना भाई। देखो आज थोड़ा सा दुखी रह लोगे पर फिर जीवन भर खुश रहोगे, तुम भी खुश, तुम्हारा परिवार भी खुश, और तुम्हारे घर पर जो तुम्हारी बीवी आएगी या फिर तुम्हारे जो हस्बैंड होंगे वो भी खुश, समझ रहे हो, ठीक है जी। और ये हकीकत है बेटा जी, ये हकीकत है। और आज एक मतलब कि कुछ लाइन है जो मैं खास करके लड़कियों के लिए डेडिकेट करना चाहूंगा कि जो लड़कियां भी अभी क्या है कि थोड़ा सा स्टडी पर फोकस नहीं है ना, थोड़ा सा इधर उधर की चीजों में भ्रमित हो रही हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इधर उधर चीज उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा बेटा जी कि आप लोगों को बहुत ताने सुन करके शायद आपके घर वाले पढ़ा रहे हैं। कभी पूछ करके देखिएगा कि कभी ना कभी जब भी वो फंक्शन में जाते होंगे, किसी ना किसी फंक्शन में जाते होंगे, तो कोई ना कोई तो उनसे बोलता होगा कि काहे बिटिया को पढ़ा रहे हो, है ना, बीए करा देते प्राइवेट और शादी करा देते, क्या रखा है, कहीं पैसे लगा रहे हो। तो बेटा जी भूल कर भी कोई गलती मत करना। तो मैं उसी के लिए है कि लड़कियों के लिए है कि बहुत सारे लड़कियां ऐसी भी होती है कि जो कभी पढ़ ही नहीं पाती हैं बेचारी। आज भी इंडिया में ये चीज है कि और लड़कियों को बोझ समझा जाता है। तो कल मैंने अपनी दीदी के लिए कुछ बात बोली थी, तो उसको लेकर के मतलब कि बहुत लोगों ने मुझे अभी मैसेज किए, जब आज ही वो वीडियो डाला टीम ने कट करके थोड़ा सा। तो मैं लड़कियों के लिए ही आज की एक लाइन बोलना चाहूंगा कि लड़की बोझ नहीं बोझ बनाया हमने है, कि लड़की बोझ नहीं बोझ बनाया हमने है, सती से लेके बाल विवाह दहेज बनाया हमने है, ये समाज बनाया हमने है,
रिवाज बनाया हमने है, इन लड़कियों को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। ठीक है बेटा जी, तो दबी हुई आवाज मत बनिएगा, है ना। आप ऐसी आवाज बनिएगा कि जो लाखों लोगों की पुकार हो। और इस फार्मा फील्ड में आप हो तो क्या क्रांति ला सकती हो। आप वो हो कि जो सब कुछ एक झटके में बदल सकती हो, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। तो अपनी शक्तियों को पॉजिटिवली उपयोग करो। ठीक है जी, मैं यही बोलना चाहूंगा, बाकी आपके ऊपर है, आपका जीवन है, चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।